दोस्तों ये स्टोरी का 46वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। न्यूयॉर्क में चमेली का डांस खत्म होते ही चमेली सबके बीच में विवान को ढूंढने लगी थी, पर उसे विवान कहीं नहीं दिख रहा था। जब चमेली को विवान कहीं नहीं दिखा तो वह उदास मन से चेंजिंग रूम की ओर जाने लगी। तभी उसे रोकते हुए एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रही हो चमेली, जरा हमें भी तो अपनी खुशबू सूंघाओ। बोलते हुए उस आदमी ने चमेली को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चमेली ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम सब जानवर हो, जानवर तो सिर्फ मुझसे अपनी भूख मिटाना चाहता है, पर एक बात याद रखना, चमेली को छूने का हक सिर्फ उसका है। चमेली को अगर कोई छू सकता है तो सिर्फ वह है जो तुम जानवरों के बीच अकेला इंसान है। उस आदमी ने चमेली की बात पर हंसते हुए कहा, एक वह है जो तेरी तरफ देखता भी नहीं और एक तू है जो उसके लिए खुद की जवानी को बर्बाद कर रही है। वह मेरी तरफ ना देखे तो ना सही, पर यह चमेली उसके अलावा किसी और को नहीं देखेगी। बोलकर चमेली चेंजिंग रूम में आ गई और बैठ कर रोने लगी। उसे वह रात याद आने लगी जब उसे पहली बार इस क्लब में नाचने के लिए कहा गया था। मजबूरी में उन सबकी बात मानकर चमेली जब स्टेज पर जा रही थी नाचने के लिए तो एक कील में लगकर उसका ब्लाउज फट गया था, पर उसे किसी ने चेंज करने नहीं दिया और उसे उन्हीं कपड़ों में नाचने के लिए कहा गया। जब चमेली सबके बीच नाच रही थी तो सबकी नजरें उसके जिस्म पर थी। सब उसे वासना भरी नजरों से देख रहे थे। डांस खत्म होते ही चमेली अंदर जाने लगी तो लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तभी भीड़ से निकलकर एक शख्स ने उसे उन आदमियों से बचाया और अपनी शर्ट उतारकर उसे चमेली की तरफ बढ़ाते हुए खुद को ढकने के लिए कहा। चमेली ने शर्ट लेकर थैंक यू कहा, पर तब तक वह शख्स जा चुका था। चमेली उन्हीं यादों को याद कर रो रही थी। चमेली को बचाने वाला कोई और नहीं, विवान ही था। उस दिन से चमेली ने विवान को अपने दिल में बसा लिया था, पर विवान था कि उसे एक नजर देखता भी नहीं था। चमेली विवान की शर्ट को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। विवान गौतम के साथ घर आ गया। रात ज्यादा हो गई थी तो गौतम अपने रूम में सोने चला गया। विवान अपने रूम की तरफ जा रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। विवान सांझ के रूम की तरफ जाने लगा। जब विवान सांझ के रूम के बाहर पहुंचा तो देखा एक गार्ड जिसे सांझ के रूम के बाहर नजर रखने के लिए कहा गया था, वह हल्का सा डोर खोलकर उसके रूम में झांक रहा था। विवान ने जब यह देखा तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और उसे आगे बढ़कर उस गार्ड की कॉलर को एक हाथ से पकड़कर खींचा। उसके खड़े होते ही विवान ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारा। विवान का पंच पड़ते ही वह गार्ड नीचे गिर गया। विवान ने उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाया और रूडली टोन में कहा, झांक रहा था तू उसके रूम में? विवान के पूछने पर भी उस गार्ड के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। विवान ने उसे 2-3 पंच और मारे जिससे वह बेहोश हो गया। विवान सांझ के रूम में आया तो उसे सांझ कहीं नहीं दिखी। यह लड़की अपने रूम में नहीं है तो इस वक्त कहाँ गई होगी? बोलते हुए विवान जाने लगा। तभी डोर अनलॉक होने की आवाज सुनकर विवान ने उस तरफ देखा। सांझ बाथरूम से बाथरोब पहने बाहर आई। सांझ का बाथरोब छोटा था जो उसके घुटने से ऊपर था। सांझ को ऐसे देखकर विवान को ख्याल आया, अगर वह अभी नहीं आता तो वह गार्ड सांझ को इस हालत में देख लेता। यह सोचते हुए ही विवान ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और सांझ को घूरने लगा। सांझ जो टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। सांझ ने सामने की तरफ देखा। उससे कुछ दूरी पर खड़ा विवान उसे ही देख रहा है। तुम यहाँ, तुम में मैनर्स नहीं है, एक लड़की के रूम में बिना नॉक किए आ गए? बोलते हुए विवान के सामने आ गई। विवान ने सांझ के बाजुओं को पकड़ उसे पीछे करते हुए डोर को बंद करते हुए उसे डोर से सटा दिया और उसकी आंखों में देखकर रूडली कहा, यह तुम्हारा घर नहीं जहां तुम जैसे मर्जी चाहो रह सकती हो। अपने रूम का डोर तुमने खुला क्यों छोड़ा? क्या तुम बंद करके शावर नहीं ले सकती थी? सांझ को अब विवान का उस पर गुस्सा करना समझ आ रहा था। उसने अटकते हुए कहा, वह मैं भूल गई थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जब तक यहाँ हो अपने आंख कान दोनों खुले रखो और इस दरवाजे को अंदर से बंद रखो, विवान ने कहा और सांझ को साइड कर रूम से निकलकर चला गया। सांझ ने डोर को बंद किया और बेड पर आकर बैठ गया। जब विवान सांझ के रूम से निकला तो उसे कनिष्का ने देख लिया था। विवान के इंडिया जाने के बाद कनिष्का अपने दोस्तों के साथ पेरिस चली गई थी।
घूमने के लिए, पर जैसे ही उसे विवान के वापस आने की खबर मिली, वह अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क आ गई थी। घर आकर उसे पता चला घर पर ना उसके डैड हैं और ना ही विवान। गार्ड से उसे सांझ के बारे में पता चल गया था, पर उसने सांझ को एक नज़र भी नहीं देखा और अपने रूम में चली गई। अभी जब विवान ने गार्ड को मारा तो उसकी आवाज़ सुनकर कनिष्का बाहर आई, पर उसे बाहर कोई नहीं दिखा। वह वापस अपने रूम में जाने लगी तो डोर खुलने की आवाज़ ने उसका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचा। उसने पलट कर देखा तो विवान सांझ के रूम से बाहर आ रहा था। यह देखकर कनिष्का की भौहें सिकुड़ गई। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उसने सांझ को बाथरूम में देखा। विवान के जाने के बाद सांझ अपना रूम लॉक करने के लिए डोर के पास आई और तभी कनिष्का ने उसे देख लिया। कनिष्का गुस्से में पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और डोर को अंदर से लॉक कर बेड पर औंधे मुंह लेटे हुए बोली, तू जो कोई भी है, यह तूने अच्छा नहीं किया। बचपन से मैंने एक ही सपना देखा है विवान को पाने का, वह सिर्फ मेरा है, और तूने आते ही उसे अपने रूम तक ले गई। विवान ने आज तक मुझे नजरें उठाकर तक नहीं देखा और उसने तुम्हें बाथरूम में देखा। कनिष्का को सांझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो उसे जान से मार देती। अगली सुबह कनिष्का ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसकी नजरें सामने बैठे विवान पर थी, जो ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। मेरी तरफ तो तुम एक बार नहीं देखते, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके रूम में चले गए? कनिष्का ने विवान को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। तभी सांझ भी रेडी होकर आ गई। जैसे ही कनिष्का की नजर सांझ पर गई, वह उसे गुस्से में घूरने लगी। सांझ की नजरें तो विवान पर ही थी, इसलिए उसने एक बार फिर कनिष्का की तरफ नहीं देखा। सांझ विवान की बगल पड़ी चेयर पर बैठ गई। वह अपने प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तभी कनिष्का ने अपनी प्लेट स्लाइड की और बढ़ाते हुए कहा, मेरी प्लेट में भी सर्व करो। कनिष्का की बात सुनकर सांझ उसे ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई पागल हो। सांझ ने कनिष्का को इग्नोर कर ब्रेकफास्ट सर्व कर खाने लगी। खुद को यूं इग्नोर करते देखकर कनिष्का ने जोर से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुमसे क्या कहा? पर यह तुम्हारी बकवास बातें मुझे नहीं सुनी। तुम्हारे पास भी हाथ हैं, तुम खुद सर्व करो और खाओ। कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व करूंगी। सांझ का दो टूक जवाब सुनकर कनिष्का उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। उसने सोचा भी नहीं था सांझ उसे ऐसे जवाब देगी। विवान ने दोनों की बातें सुनी थी और उसे दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर उठा और जाने लगा। सांझ विवान को जाते हुए देखकर उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। सांझ की आवाज सुनकर विवान रुक गया और उसे देखने लगा। सांझ ने उसकी सवालिया नजरों का जवाब देते हुए आगे बोली, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बोल रही हूँ। सांझ की बातों पर कनिष्का ने कहा, तुम क्या यहाँ घूमने नहीं आई हो? किडनैप होकर आई हो तो वैसे ही रहो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं बंधे हैं, यह क्या काफी नहीं है? और रही बात कपड़ों की, तो वह मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े रखे हैं जिन्हें अब मैं नहीं पहनती। नौकर को देने वाली थी, पर अब तुम उसे पहन सकती हो। कनिष्का की बातें सुनकर सांझ गुस्से में उसे घूरने लगी और गुस्से में बोली, मैं और तुम्हारे कपड़े पहनूंगी? तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं? तुम्हारे कपड़े पहनने से अच्छा है मैं टॉवेल में रह लूं। ओह हेलो, यह मत भूलो तुम, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें मार सकती हूँ। मेरे घर में रहकर मुझे सुनाओगी तुम? कनिष्का ने कहा, अगर मुझे मारना होता तो तुम्हारे पापा कब के मुझे मार चुके होते, पर डरते हैं मेरे डैड से। आफ्टर ऑल मेरे डैड कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस में और तुम्हारे डैड एक गैंगस्टर क्रिमिनल। सांझ ने कनिष्का को चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। विवान दोनों को बहस करते देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। सांझ ने कहा और उठकर रूम में चली गई। कनिष्का ने हाथ में पकड़े फार्क को ऐसे देखा जैसे वह उसे अभी सांझ के पेट में घुसा देगी। कनिष्का भी उठकर चली गई। सांझ जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आई। उसने स्काई ब्लू कलर की जीन्स और एक गहरे रंग का टॉप पहना था। टॉप के ऊपर उसने जीन्स के मैचिंग का ही डेनिम जैकेट पहना था। यह कपड़े गौतम लेकर आया था विवान के कहने पर। उसके खुले कर्ली हेयर उसकी बैग पर बिखरे हुए थे। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। विवान के पास आकर सांझ ने कहा, चलो मैं रेडी हूँ।
तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं भी रेडी हूँ। दोनों ने पीछे देखा। कनिष्का व्हाइट कलर का वन पीस पहने, हाथ में ब्लैक कलर का हैंड बैग लिए, आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए खड़ी थी और दोनों को ही देख रही थी। या भूतनी, क्या यह भी हमारे साथ जाएगी? सांझ ने कनिष्का को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखकर कहा। विवान, उसे तो मिक्स फीलिंग आ रही थी। या कहाँ फंस गया मैं? विवान यही सोच रहा था। गौतम को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी और खुद की हालत पर रोना। मुझे एक नहीं मिलती और इसके पीछे दो दो तीन तीन पड़ी हैं, गौतम ने खुद से कहा। विवान को सांझ की चिंता थी। कल जो उसने देखा उसके बाद वह किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था सांझ के साथ कुछ गलत हो, इसलिए वह खुद उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए तैयार हो गया था। उसे भी कहाँ पता था उसके गले एक और पड़ जाएगी और उसे कनिष्का को भी साथ ले जाना होगा। कनिष्का सांझ की शक्ल देखकर मन ही मन खुद से बोली, तुझे क्या लगा तू मेरे विवान के साथ घूमेगी, उस पर डोरे डालेगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? अब देखती हूँ तू विवान को कैसे फंसाती है। विवान ने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसने हॉर्न दिया तो दोनों ही लड़कियों का ध्यान टूटा, जो इतनी देर से खड़ी एक दूसरे को घूर रही थी। अब दोनों का ध्यान गाड़ी की आगे वाली सीट पर था। दोनों ने मन ही मन खुद से कहा, आगे तो मैं ही बैठूंगी। अपने मन में यही ख्याल लिए दोनों विवान के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए लपकी। कनिष्का, जिसने हाई हील्स पहना हुआ था, वह गिरने के डर से तेज नहीं चल पाई। वह सांझ, जिसने स्पोर्ट शूज पहने थे, वह जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन कर विवान के बगल बैठ गई और कनिष्का को देखकर एक आंख दबा दी। गुस्से में कनिष्का ने सांझ को घूरा, फिर पीछे बैठ गई। दोनों ही लड़कियों के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो गई थी विवान को लेकर, जिससे विवान पूरी तरह अनजान था। बालकनी से यह सब देख रहा गौतम दोनों के ही इरादों को भांप गया था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इंडिया में यहाँ सुबह भी एक अलग ही रंग था। जहाँ विहान झरना को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था, वहीं झरना विहान को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। एक दूसरे के सामने बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे दोनों ही लोग, जिसमें से एक चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ झरना बार बार उसे तंग करने के लिए डाइनिंग टेबल के नीचे से अपना एक पैर विहान के पैरों पर मारकर उसे परेशान कर रही थी। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इसलिए विहान झरना की इन हरकतों को बर्दाश्त कर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, वरना उसका तो मन कर रहा था वह अभी के अभी झरना को अच्छा सबक सिखाए। झरना बार बार उसके साथ ऐसा करके उसे एम्ब्रेस्ड कर रही थी। विहान ने झरना की हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी झुकी पलकों को ऊपर किया और झरना को घूरने लगा। वह क्या है ना साला, अपुन का दिल आ गया है उनके ऊपर, पर वह है कि अपने दिल की तिजोरी में लॉक किए बैठा है। अब ऐसे में हमें चोरी ही करना पड़ेगा ना। झरना की बात सुनकर रूहान हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हें कोई नहीं मिला उस सनकी के अलावा? देखो, तुमने मुझे अभी अभी भाई बनाया है, तो मैं तो तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, उसे छोड़ो और कोई दूसरा देख लो। भाई या कोई बैंगन थोड़ी ना है जो इसके पास अच्छे ना मिले तो दूसरे से ले लूं। यह दिल का मामला है और अब यह दिल उन पर आ गया है, झरना ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा। रूहान झरना की बातों पर जोर जोर से हंसना चाहता था, पर वह खुद को कंट्रोल किए खड़ा था। झरना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, आप भाई हैं मेरे, क्या आप नहीं चाहते आपकी बहन का घर वसे डोली उठे उसकी? आप नहीं चाहते आपको जीजा जी मिले जिसके साथ आप हंसी मजाक कर सके? अपनी बात बोलकर झरना टुकुर टुकुर रूहान की तरफ देखने लगी। जिसे मैं साला बनाना चाहता हूँ, उसे तुम मेरा जीजा बनाना चाहती हो? रूहान ने यह धीरे से कहा, पर झरना के तेज कान ने यह सुन लिया। अरे वाह, यह तो कमाल ही कर दिया भाई आपने। हमने तो तुम्हें अभी अभी जीजा दिया, तुमने तो हमें रिटर्न गिफ्ट में भाभी दे दी। वैसे भाभी दिखती कैसी? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। किसी को नहीं पता अभी, रूहान ने झरना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। क्या बात है, हम दोनों तो एक नाव में सवार हैं, झरना ने खुश होते हुए कहा। न्यूयॉर्क में शाम हो गई थी, पर दोनों लड़कियों की शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी। विवान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसका मन कर रहा था दोनों को एक एक गोली मार दे। विवान काउच पर बैठा था, तभी चेंजिंग रूम से निकलकर कनिष्का उसके सामने खड़े होते हुए बोली, यह ड्रेस तुम्हें कैसी लग रही है? दूसरे चेंजिंग रूम से निकलकर सांझ भी कनिष्का के पास खड़े होते हुए बोली, तुम्हें यह कैसी लगी? विवान ने दोनों की तरफ नहीं देखा। पिछले कुछ घंटों से दोनों यही कर रही थी, बार बार चेंज करके विवान से आकर पूछती, उसे यह ड्रेस कैसी लग रही है?
और विवान उन्हें कुछ नहीं कहता, पर फिर भी वह दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए यही कर रही थी। विवान ने एरोगेटली कहा, 10 मिनट है तुम दोनों के पास, आकर 10 मिनट में तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। विवान की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चेंज करने चली गई। जब दोनों चेंज करके बाहर आई तो विवान वहां नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और विवान को ढूंढने लगी। तभी एक कॉर्नर में विवान फोन पर बात करते हुए दोनों को दिखा। दोनों लंबे लंबे स्टेप लेकर विवान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन दोनों लड़कियों के बीच तनाव है, आसपास से जा रहे लोग देख पा रहे थे। जैसे ही विवान कॉल पर बात कर पीछे पलटा, वह दोनों को अजीब नजरों से देखने लगा। दोनों एक दूसरे को अपने शोल्डर से हल्के हल्के धक्के मार रही थी। तभी दोनों ने अपने सामने देखा। विवान को देख दोनों सीधी खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। विवान बिना कुछ कहे आगे चलने लगा। सांझ ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। विवान ने पलट कर सांझ को देखा। तभी कनिष्का ने भी कहा, मुझे भी भूख लगी है। विवान बिना कुछ कहे उस मॉल में बने ओपन रूफ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। तीनों एक टेबल पर थी और कुछ ही देर में उनका खाना आ गया। वह दोनों लड़कियां जिनके बीच कोल्ड वार चल रहा था, वह लड़ते झगड़ते खाना खा रही थी। उनसे कुछ दूरी पर एक ओल्ड एज कपल बैठा था। उस ओल्ड मैन के हाथ में एक बिजनेस मैगजीन पकड़ी हुई थी। विवान, जो दोनों की टॉम एंड जेरी की लड़ाई को इग्नोर कर उसी की तरफ देख रहा था, उसका ध्यान उस मैगजीन की हेडलाइन पर गया। विवान ने देखा तो एक सेम मैगजीन उसकी टेबल पर भी रखी थी। विवान ने मैगजीन उठाकर खोलकर देखने लगा तो उस हेडलाइन को ढूंढ रहा था जो उसने अभी पढ़ी थी। पेज पलटते हुए अचानक उसके हाथ रुक गए। उसकी नजर उस हेडलाइन पर गई, विहान ओबराय, अ न्यू सीईओ ऑफ ओबराय कॉर्पोरेशन। विवान उस हेडलाइन के नीचे छपी न्यूज को पढ़ने लगा। उस पैराग्राफ में कियान और विहान के बारे में लिखा था। विवान उस पैराग्राफ को पढ़कर कियान और विहान के बारे में काफी कुछ जान गया था, पर उसमें किसी की फोटो नहीं छपी थी। विवान को उस हेडलाइन ने अट्रैक्ट किया था। जब उसने विहान का नाम पढ़ा तो उसे एक बेचैनी हुई और तभी उसने मैगजीन में वह न्यूज ढूंढकर उसे पूरा पढ़ा। जैसे ही विवान ने मैगजीन बंद की और सामने देखा तो दो लड़कियों में से एक लड़की गायब थी। वह वॉशरूम गई है, सांझ ने धीरे से कहा। सांझ अपना खाना फिनिश कर बैठी थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम भी तो हमारे साथ सुबह से हो। नहीं, विवान ने एक वर्ड में रिप्लाई किया। कैसा राक्षस है यह, जब खाता नहीं तो इतनी पावर कहाँ से आती है इसके अंदर लड़ने की। सांझ विवान को घूरते हुए सोचते हुए खुद से कहा, तुम्हारे मुंह पर खाना लगा है। विवान ने कहा तो सांझ टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करने लगी। उसने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया, पर जहां खाना लगा था एक वही जगह छोड़ दी। क्या यह लड़की एक काम भी सही से नहीं कर सकती? विवान ने मन ही मन खुद से कहा और टिश्यू लेकर सांझ के होठों के किनारे पर लगे खाने को साफ करने लगा। विवान ने यह अचानक से किया, इसलिए सांझ विवान के ऐसा करते ही चौंक गई और विवान की आंखों में देखने लगी। विवान ने सांझ की आंखों में देखा और फिर उसकी नजर उसके होठों पर ठहर गई, जो गर्म सूप पीने की वजह से लाल हो गए थे। सांझ के होंठ विवान को बहुत अट्रैक्ट करते थे। विवान का मन करता था वह आगे बढ़कर उसके होठों को छू ले, पर जब भी उसके मन में ऐसे ख्याल आते तो अपने ख्यालों की तरफ झटक देता। अभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी सांझ की नजर विवान के पीछे खड़ी कनिष्का पर गई। सांझ ने कनिष्का को चिढ़ाने के लिए विवान की उंगली को अपने दांतों के बीच ले लिया और कनिष्का की तरफ देखते हुए दबा दिया। विवान सांझ की इस हरकत पर उसे हैरानी से देख रहा था। क्या यह लड़की पागल हो गई है? यह क्या कर रही है? इसने मुझे काटा क्यों? विवान सोचते हुए सांझ को घूरने लगा। सांझ ने विवान की आंखें देखकर जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। कनिष्का ने पास आकर गुस्से में कनिष्का अपने होंठ उसके होंठ के पास ले जाने लगी तो विवान ने उसे एक झटके से खुद से दूर कर कहा, आई रिस्पेक्ट यू एंड इट्स इनफ। अपनी बात बोलकर विवान चला गया। कनिष्का ने गुस्से से कहा, विवान तुम मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीने के बारे में सोचा है और तुम इट्स इनफ बोलकर चले गए। नहीं विवान, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। इंग्लैंड में भाई करो ना बात, ऋचा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। तू 2 मिनट नहीं रुक सकती? रचित ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। यशिका कॉल पर किसी से बात कर रही थी। रचित और ऋचा दोनों कॉल कट होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही यशिका ने फोन रखा, ऋचा यशिका के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। यशिका ने ऋचा के चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक देखकर पूछा, क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुझे?
परमिशन, ऋचा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कहा। परमिशन? कैसी परमिशन? यशिका ने कंफ्यूजन में पूछा। मॉम, हम इंडिया जाना चाहते हैं, उसी की परमिशन चाहिए, रचित ने आगे आते हुए कहा। इंडिया? यशिका ने चौंकते हुए कहा, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, क्या तुम दोनों चाहते हो तुम्हारे डैड मुझे डाइवोर्स दे दें? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऋचा ने कहा, जब तुम्हारे इंडिया जाने के बारे में उन्हें पता चलेगा ना, वह सबसे पहले मुझे डाइवोर्स देंगे। यशिका ने डरते हुए कहा, आखिर डैड कब तक नाराज रहेंगे? इतने साल हो गए हैं, आप भी तो आज भी आंसू आंटी से डैड से छुप छुप कर कॉल पर बातें करती हैं, ऋचा ने कहा। यशिका कुछ कहती कि तभी रचित ने कहा, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, हमारे पास एक आइडिया है। जैसा हम कह रहे हैं आपको वैसा ही उनसे कहना है, पर बोलना क्या है? यशिका ने कहा। ऋचा ने अपना प्लान यशिका को बता दिया। क्या वह मान जाएंगे? यह सुनकर यशिका ने सवालिया नजरों से दोनों को देखते हुए पूछा। हम मान जाएंगे, अब आप जाइए और उनसे बात करिए। रचित ने यशिका को कंधे से पकड़कर उसके रूम की तरफ मोड़ दिया। यशिका के जाने के बाद ऋचा और रचित ने दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। इंडिया में विहान जब डिनर करके अपने रूम में आया तो उसकी नजर अपने रूम में बेड पर बैठी झरना पर गई। झरना ने अभी नाइट ड्रेस पहनी थी, उसने ग्रे कलर का लोअर और उसके ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। उसकी टी शर्ट के ऊपर एक इमोजी बना था जिसकी एक आंख बंद और जीभ बाहर थी। ऐसा लग रहा था मानो झरना के साथ साथ वह इमोजी भी विहान को चिढ़ा रही हो। झरना अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाए बैठी थी और वह विहान की आंखों में देखकर मुस्कुराए जा रही थी, और विहान के अंदर झरना की हंसी से चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही थी। विहान झरना के सामने आकर ट्राउजर की जेब में दोनों हाथ डालकर बोला, तो मेरे रूम में क्या कर रही हो? सोने आई हूँ तुम्हारे साथ, झरना ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। विहान के गुस्से की आग में घी डालने जैसा काम किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाओ मेरे रूम से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा, विहान ने बेहद गुस्से और नफरत के साथ कहा। अरे हम मजाक कर रहे हैं, तुम तो हमें फेंकने पर उतारू हो गए। क्या हम कचरा हैं जो हमें उठाकर बाहर फेंक दोगे? मेरे लिए तुम कचरा ही हो, हम भी किससे उम्मीद लगा रहे हैं। अच्छा चलो यह सब छोड़ो और बताओ, तुम्हें कुछ फील हुआ? झरना की बातों पर विहान उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। झरना ने समझाते हुए कहा, अरे कल हमने तुम्हें पप्पी दी थी ना, कुछ फील हुआ? झरना की बातें सुनकर विहान ने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठी को कसकर भींच लिया। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, पर झरना, वह तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झरना को कंटिन्यू बकवास करते देखकर विहान ने अपनी आंखें खोली और झरना का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, निकलो मेरे रूम से। विहान के ऐसे झरना को धकेलने से झरना नीचे गिर गई। विहान ने झरना की ओर देखा और फिर अपना एक हाथ बढ़ा दिया। झरना गुस्से से बिना विहान की हेल्प के उठते हुए बोली, साला, तुम्हारे कदमों में हम अपना दिल क्या रख दिए, तुम्हें तो हमारी बेइज्जती करना जैसे लाइसेंस ही मिल गया। तुम जानते भी हो कौन है हम? हमारे आगे पीछे लड़के लाइन लगाकर घूमते हैं, और तुम हो कि सामने से हमने तुम्हें प्रपोज किया, और तुम हो कि हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। तो फिर उन लड़कों के पास जाओ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, विहान ने जवाब देते हुए कहा। विहान की बातों पर झरना ने कहा, क्या तुम्हें सच में हमें देखकर कुछ फील नहीं होता? हम इतने खूबसूरत हैं, साला हमारा हाथ छूने के लिए सब हमसे हाथ मिलाते हैं, और तुम हो कि पत्थर बने खड़े हो हमारे सामने। बोलते हुए झरना रुक गई और कुछ सोचने लगी। फिर झरना ने आगे कहा फिर सोचते हुए झरना ने आगे कहा, क्या तुम्हें सच में हमें देखकर फील नहीं होता? तुम्हारे अंदर के सभी फंक्शन सही से काम कर रहे हैं ना? कहीं तुम गे तो नहीं? झरना का इतना कहना था कि विहान जैसे पागल ही हो गया। झरना जो यह बोलकर सोचने लगी थी, उसने अपनी झुकी पलकों को उठाकर देखा तो वह विहान की बाहों में थी। उसे समझ नहीं आया, जो इंसान अभी उससे 4 कदम दूर खड़ा था अचानक उसके इतने करीब कैसे आ गया। झरना विहान की आंखों में देखने लगी। उसकी काली गहरी आंखें झरना को मदहोश कर रही थी। झरना को महसूस हुआ कि उसकी कमर पर कुछ ठंड जैसा हो रहा है। विहान ने अपने ठंडे हाथ से झरना को कमर से पकड़ा हुआ था। विहान की उंगलियां झरना की कमर को सहला रही थी। झरना के शरीर में सिरहन होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। विहान के छूने से झरना की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसके होंठ कांपने लगे पर विहान रुका नहीं। वह अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसकी कमर पर घुमाता रहा। झरना के रिएक्शन को देखकर विहान समझ गया, झरना की बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट उसकी कमर ही है। झरना जो अपने कांपते होंठों को विहान के करीब ले जा रही थी, विहान यह देखकर उससे दूर होना चाहता था, पर उसका दिमाग आज उसके शरीर का साथ नहीं दे रहा था। विहान ने एक हाथ से झरना की कमर और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ उसके हिलते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वह उसे किस करने लगा। झरना के हाथ जो पहले ही विहान की टी शर्ट को पीछे से पकड़े हुए थे, अब उसकी पकड़ विहान के इस स्टेप से और कस गई थी। विहान उसके होंठों को पैशनेटली चूम रहा था। उन दोनों के बीच की दूरियां एकदम से मिट गई थी। वह दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज थे कि उनकी धड़कनें दिल की धड़कन को उनका शरीर महसूस कर रहा था। अलॉन्ग डीप पैशनेट किस के बाद विहान ने झरना को रिलीज किया। वह उससे दूर नहीं हुआ और अपने होंठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब समझ आया मैं कौन हूँ। दोबारा या मत कहना, इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात बोलकर विहान झरना से दूर हुआ। झरना तो विहान के इस एक्शन से अभी भी हैरान थी। झरना ने कुछ नहीं कहा और विहान के रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई। विहान झरना को इतनी खामोशी से जाते देखकर होंठों को तिरछा करके मुस्कुराया और कहा, बेवकूफ लड़की। झरना अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से मिरर में देखते हुए अपने होंठों को उंगलियों से छुआ। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था विहान ने उसे किस किया। उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, पर उसके लाल पड़ चुके होंठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसका सपना सपना नहीं, हकीकत है। विहान के होंठों की गर्मी अभी उसके होंठों पर थी। एकाएक झरना के होंठों पर स्माइल आ गई। झरना अपने दोनों हाथ फैलाए बेड पर धड़ाम से गिर गई। उसके होंठों पर हंसी थी और आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो थोड़ी देर पहले विहान ने उसके साथ किया। झरना की यह खुशी मानो कुछ पल की ही थी। अगले ही पल फोन की रिंग सुनकर और उसके ऊपर फ्लैश हो रहे प्राइवेट नंबर को देखकर झरना की हंसी एक पल में गायब हो गई। वह अपना फोन लेकर रूम का डोर बंद कर बालकनी में जाकर कॉल रिसीव कर बात करने लगी। 2 दिन बाद इंग्लैंड में रिचा अपना बैग पैक कर रही थी। उसके होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। यशिका ने ऋत्विक से दोनों के जाने की परमिशन ले ली थी। ऋत्विक के लिए वह दोनों लंदन जा रहे थे, पर सच तो वह सिर्फ तीनों ही जानते थे। यशिका रिचा के रूम में आई और उसे इतना खुश देख कर बोली, अच्छे से रहना वहाँ और अपने आंटी अंकल और भाई को ज्यादा परेशान मत करना और अपना ध्यान रखना। तुम दोनों को कुछ हुआ तो तुम्हारे डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी मॉम, परेशान तो मैं सिर्फ एक ही इंसान को करूंगी। रिचा ने लास्ट 2 वर्ड धीरे से कहे, जिसे यशिका ने सुना तो पर समझ नहीं पाई। कुछ कहा तूने? यशिका ने पूछा। नथिंग मम्मा, कुछ नहीं कहा मैंने, रिचा ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों पैकिंग करके डिनर के लिए आ जाओ। ओके मॉम, रिचा ने कहा और पैकिंग करने लगी। दोनों की फ्लाइट कल सुबह थी। न्यूयॉर्क में 2 दिनों में सांझ ने कनिष्का को बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से कनिष्का गुस्से में पागल हुए बैठी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है। तभी उसके रूम का डोर लॉक हुआ। कनिष्का ने एरोगेट वॉइस में कहा, अंदर आ जाओ। एक गार्ड अंदर आया और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। क्या सब चले गए? कनिष्का ने पूछा। यस मैम, सब चले गए, अब सिर्फ आप और वह लड़की ही यहाँ हैं, गार्ड ने अपनी नजरें झुकाए हुए कहा। क्या वह लोग आ गए? कनिष्का ने पूछा। यस मैम, वह सब आ गए हैं और आपके आर्डर का वेट कर रहे हैं, गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं अब थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी। कोई तुमसे पूछे तो कह देना मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, कनिष्का ने कहा और बेड पर पड़े अपने बैग को उठाया। ओके मैम, वह गार्ड बोलकर चला गया। कनिष्का मिरर के सामने आकर अपनी उंगली से बालों की एक लट से खेलते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुझे मेरे और विवान के बीच आने का, मुझे परेशान करने का बहुत घमंड है ना तुझे। तो कमिश्नर की बेटी है, तुझे तो आज तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा मेरे वार से। कल सुबह तेरी ऐसी हालत होगी तू खुद ही अपने आप को मार लेगी। बोलते हुए कनिष्का हंसने लगी और फिर कुछ मिनटों के बाद चली गई। सांझ अपने रूम में थी। विवान के उससे वार्न करने के बाद सांझ अपने रूम को अंदर से लॉक करके ही रखती थी। सांझ बेड में लेटी मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। सांझ ने आवाज सुनकर अंदर से ही पूछा, कौन? पर अब बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आया। सांझ इग्नोर कर वापस से मैगजीन पढ़ने लगी। तभी फिर से किसी ने नॉक किया। सांझ के पूछने पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार और यह होने के बाद सांझ उठकर डोर के पास गई और गुस्से से डोर ओपन करते हुए गुस्से से बोली, कौन है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पर अगले ही पल वह शांत हो गई। डोर पर कोई नहीं था। यह देखकर वह बाहर आई और आगे बढ़कर इधर-उधर देखने लगी। जब उसे कोई नहीं दिखा तो सांझ ने वापस से रूम में आकर डोर अंदर से बंद कर दिया। वह जैसे ही डोर लॉक कर पीछे मुड़ी, सामने एक नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सांझ के बेड पर 3 लड़के लेटे हुए थे।
वह तीनों ही उन गार्ड में से नहीं थे जो वहां काम करते थे। उन तीनों के ऊपर डेविल स्माइल थी। सांझ उन्हें ऐसे अपने रूम में देखकर बुरी तरह शॉक हो गई थी। तुम लोग कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? सांझ ने घबराते हुए कहा। वह उसे ऐसे घबराते देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ओह कम ऑन बेबी, आज की रात बातें करके नहीं प्यार करके काटते हैं ना, जान पहचान कल सुबह कर लेंगे। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से बाहर। बोलते हुए सांझ डोर खोलने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक लड़के ने बेड से कूदकर सांझ को कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लिया। सांझ उसे खुद से दूर करने लगी, तभी एक दूसरे लड़के ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। फिर दोनों लड़कों ने उसे उठाकर बेड पर रख दिया और दोनों लड़कों ने उसके दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़ लिए। सांझ को इस वक्त विवान की बहुत याद आ रही थी। विवान जैसा भी था, पर उसने कभी सांझ को बुरी नीयत से नहीं देखा। इनफैक्ट उसने तो सांझ को हर बार बचाया ही था। यही सब सोचते हुए सांझ की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। सांझ ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर जोर से चीखा, विवान। जैसे ही उन लड़कों ने सांझ के हाथ पैर पकड़ उसे बेड पर रखा, फिर से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यह देखकर वह डर गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे विवान की याद आ रही थी। एक वही तो था जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता था। सांझ खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर नाजुक सी स्लिम सांझ का जोर कहाँ उन लड़कों के आगे चलने वाला था। दोनों तरफ से दोनों हाथों को दोनों लड़कों ने कसकर पकड़ा हुआ था। तीसरा लड़का सांझ को होठों पर जहरीली मुस्कान लिए देख रहा था। वह सांझ को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपने शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक दिया। सांझ यह देखकर बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, विवान। वह बार बार विवान को बुला रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, जिसने सांझ के राइट हैंड को पकड़ा हुआ था, बेबी डॉल, यहाँ तुम्हारे और हमारे अलावा कोई और नहीं है, तो क्यों तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही हो? बचा कर रखो अपनी इस एनर्जी को, अभी तो पूरी रात बाकी है तुम्हें हम सबके साथ एंजॉय करना। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो तब ना जब वह हमें पकड़ेंगे, दूसरे लड़के ने कहा और हंसने लगा। यह लड़का जिसने अपनी शर्ट निकाल दी थी, वह सांझ के ऊपर झुकने लगा। सांझ जिसने एक वाइट कलर का फुल स्लीव टॉप पहना था, उस लड़के ने सांझ की एक स्लीव को फाड़ दिया। सांझ की गोरी बांह पर उस लड़के ने नाखून लगा दिए। उस लड़के ने सांझ के दूसरे हाथ के स्लीव को भी फाड़ दिया। वह यह इतनी बेरहमी से कर रहा था कि उसके नाखून सांझ के हाथ पर अपने निशान छोड़ रहे थे। उस लड़के ने फिर सांझ के मुंह को हाथ में पकड़ दबाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम, मजा आएगा तुम्हारे साथ आज रात। वह यह बोलते हुए सांझ के होठों को छूने के लिए उसके ऊपर झुकने लगा। सांझ ने अपना एक पैर मोड़ घुटना उस लड़के के पेट में मारा। उसके पेट में चोट लगते ही उस लड़के ने सांझ का मुंह छोड़ दिया। सांझ ने फिर से एक बार जोर से विवान को पुकारा, तूने मुझे मारा। बोलते हुए उस लड़के ने एक थप्पड़ सांझ के गाल पर लगा दिया और फिर से उसके ऊपर झुक गया। वह उसके होठों को छूने ही वाला था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से रूम का डोर ओपन हुआ। आवाज सुनकर सबने डोर की तरफ देखा। सामने विवान खड़ा था। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर विवान की मुट्ठियां कस गई, उसकी नसें उभर गई। आज पहली बार विवान के एक एक्सप्रेशनलिस्ट चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। सांझ को ऐसे अपनी पकड़ में देखकर विवान की आंखें जलने लगी। उसने जोर की लात उस लड़के को मारी जो सांझ के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस करने ही वाला था। लात पड़ते ही वह लड़का बेड से नीचे जा गिरा। सांझ की आंखों में विवान को देखकर चमक आ गई। वह समझ गई अब उसके साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अब विवान आ गया था, उसका सेवियर। दोनों लड़के जिन्होंने सांझ को पकड़ा हुआ था, वह सांझ को छोड़कर विवान को मारने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने विवान पर एक साथ वार किया, पर विवान ने दोनों के पंच को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और दोनों का हाथ मोड़ दिया। तभी वह तीसरा लड़का उठकर विवान को मारने आगे बढ़ा, पर विवान उसके करीब आते ही उसे जोर से किक किया। वह फिर से दूर जा गिरा। सांझ उठकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विवान ने एक नजर सांझ को देखा। उसके गाल पर उंगली के निशान थे। आंसू से उसका पूरा चेहरा भीग गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। सांझ की हल्की हल्की सिसकियां विवान के दिल में चुभ रही थी। विवान ने सांझ को एक नजर देखकर उस लड़के जिसके ऊपर की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके हाथ को बुरी तरह तोड़ दिया। उसके हाथ की हड्डी टूटते ही पूरे कमरे में उसकी चीख गूंज गई। विवान ने एक एक कर उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। इस वक्त विवान बिल्कुल कियान जैसा निर्दयी लग रहा था, जिसे अपने दुश्मनों पर भी तरस नहीं आता। उस लड़के को ऐसे पीटते देखकर वह दोनों ही लड़के भाग गए थे।
विवान ने उस लड़के की हालत ऐसे कर दी थी, वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके शरीर में ना जाने कितने ही फ्रैक्चर हो गए थे। उसके मुंह से खून निकल रहा था। विवान ने अपनी नजरें सांझ पर की। वह कोने में खड़ी उस लड़के को देख रही थी जिसे अभी अभी विवान ने मारा था। क्या तुम ठीक हो? विवान की आवाज सुनकर सांझ ने उसकी ओर देखा और दौड़कर विवान के सीने से लगकर रोने लगी। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने विवान को अपने गले लगाया था। एक पल के लिए तो विवान शॉक हो गया, पर वह सांझ की हालत को समझ रहा था, इसलिए उसने उसे अपने आप से दूर नहीं किया। सांझ ने विवान को कसकर पकड़ रखा था। विवान की शर्ट उसकी मुट्ठियों में ऐसे कसी थी जैसे एक बच्चा डर से अपनी माँ के आंचल को पकड़ लेता है। सांझ के आंसू विवान की शर्ट को भिगो रहे थे। विवान के हाथ जो अभी भी लटके थे, उसने अब अपने दोनों हाथों को उठाकर एक हाथ को सांझ की कमर पर बांध दिया और दूसरे हाथ से सांझ के सर को सहलाने लगा। सांझ ने रोते हुए कहा, अगर अभी तुम नहीं आते तो यह लोग मुझे, प्लीज विवान मुझे छोड़कर मत जाना। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए विवान ने सांझ को खुद से अलग किया। दोनों हाथों में सांझ का चेहरा भर विवान उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब तुम नहीं रोओगी, चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। अपनी बात बोलकर विवान सांझ का हाथ पकड़कर जाने लगा, पर सांझ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। सांझ अपने आप को देख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह अपने एक हाथ से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। विवान ने यह देखकर अपनी शर्ट निकाली और उसे सांझ को पहना दिया। सांझ को लेकर वह अपने फ्लैट में आ गया। तुम शावर ले लो, विवान ने कहा और खुद बालकनी में चला गया। बाउंड्री वॉल को मुट्ठी में भरते हुए विवान कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर पहले विवान जोरावर के साथ एक डील करने आया था। डील हो जाने के बाद विवान गौतम के साथ क्लब में आ गया था। वह हाथ में पकड़े रेड वाइन की सिप लेते हुए कुछ सोच रहा था। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तू यह सब छोड़कर रेड वाइन ही क्यों पीता है? तुझे क्या यह इतनी ज्यादा पसंद है? कभी बोर नहीं होता तू इससे? गौतम ने कहा। अब यह तो हम सब भी जानते हैं कि कियान ओबराय ड्रिंक में हमेशा रेड वाइन ही लेते थे, तो भला उनकी यह आदत कैसे न विवान में आती? कियान के जीन्स विवान विहान में अच्छे से दिखते हैं। उनका रूड नेचर, मुंह से ज्यादा आंखों से बोलना और उनकी यूनिक पर्सनालिटी जो उन्हें भी भीड़ से अलग करती है। गौतम की बातों पर विवान ने कुछ नहीं कहा। मुझे आज उनके साथ जाना होगा। तू घर जा रहा है? गौतम ने पूछा। नहीं, मैं आज अपने फ्लैट में रहूंगा, विवान ने कहा। घर पर आज कोई नहीं है, कनिष्का भी पार्टी में गई है, तो सांझ घर पर अकेली होगी, बेचारी पता नहीं कैसी होगी। अपनी बात खत्म कर गौतम ने अपने झुके सर को ऊपर उठाया तो उसके सामने से विवान गायब था। यह कहाँ गया? गौतम ने धीरे से कहा और इधर उधर देखने लगा, पर विवान उसे कहीं नहीं दिखा। विवान ने जब गौतम की बात सुनी, घर पर सांझ अकेली है, तो उसे उस दिन की याद आ गई जब एक गार्ड सांझ के रूम में ताक झांक रहा था। विवान फास्ट ड्राइव कर घर आया तो उसे कोई गार्ड नहीं दिखा। वह सांझ के रूम की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सांझ के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। सांझ बार बार उसका ही नाम ले रही थी। विवान ने डोर ओपन करना चाहा तो डोर अंदर से बंद था। विवान ने जोर से लात मारकर डोर को खोला और सामने का नजारा देखकर चौंक गया। प्रेजेंट टाइम। डोर अनलॉक होने की आवाज सुनकर विवान ने पीछे मुड़कर देखा। सांझ बाथरोब पहने बाहर आई। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। तुमने चेंज क्यों नहीं किया? बालकनी से अंदर आते हुए विवान ने कहा। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सांझ ने बाथरोब ठीक करते हुए कहा। विवान देख पा रहा था सांझ उसके सामने बाथरोब में कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। विवान वार्डरोब ओपन कर सांझ के पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगा। वह पूरा वार्डरोब उसके कपड़ों से भरा था। बहुत ढूंढने के बाद विवान को एक टी शर्ट मिली। उसने टी शर्ट लिया और उसे सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास यही है। सांझ ने बिना कुछ कहे विवान के हाथ से टी शर्ट ले ली और चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सांझ बाहर आई तो उस टी शर्ट में भी वह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। विवान की टी शर्ट सांझ को इतनी ढीली थी, वह उसमें कार्टून जैसी लग रही थी। विवान की टी शर्ट जो उसके घुटनों से ऊपर थी, उसके गोरे पैर दिख रहे थे। वह बार बार टी शर्ट को खींचकर अपने पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। विवान की नजर जैसे ही सांझ पर गई तो नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर गई।
वह टी शर्ट को खींचकर पैरों को ढकने की कोशिश करते हुए बहुत फनी लग रही थी। विवान ने अपनी नजरें सांझ पर से हटाई और बाहर जाते हुए कहा, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। नहीं, सांझ ने तेज आवाज से कहा। विवान ने उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अगर तुम बाहर गए तो वह लोग फिर से आ गए तो? नहीं, तुम बाहर नहीं, तुम यहीं इसी रूम में सो जाओ। बोलते हुए सांझ ने अपनी पलकें झुकाकर इधर उधर देख रही थी। विवान सांझ के चेहरे पर आए डर को देख रहा था। ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। अपनी बात खत्म कर विवान ने बेड से एक पिलो उठाया और काउच पर आ गया। अभी विवान को सोए हुए कुछ टाइम नहीं हुआ था कि सांझ की चीख सुनकर उठ गया। सांझ आंखें बंद किए चीख रही थी। वह बार बार विवान को बुला रही थी। विवान उठकर जल्दी से सांझ के पास गया। उसने सांझ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सांझ ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। विवान, विवान तुम कहाँ हो? प्लीज सेव मी। सांझ के मुंह से यह सब सुनकर विवान हैरान था। इस लड़की को उस पर कितना भरोसा है। यह नींद में भी उसका नाम ले रही है, उसे बुला रही है। विवान ने सोचा। फिर सांझ को कंधे से पकड़ हिलाया तो सांझ ने अपनी आंखें खोली। विवान को सामने देखकर सांझ उसके गले लग गई और रोने लगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, वह फिर आ जाएंगे। सांझ ने आंखें खोलते ही विवान का चेहरा देखा। वह एकदम से विवान के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए उसके सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी। प्लीज विवान, मुझे छोड़कर मत जाना, वह फिर आ जाएंगे। सांझ बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे इतना डरते देखकर विवान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। सांझ को अपनी बाहों में भरते हुए विवान ने टोन में कहा, सांझ कोई नहीं है यहाँ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। विवान ने जब यह कहा तो सांझ ने विवान से अलग होकर अपनी भीगी पलकें उठाकर विवान को देखा। उसकी काली गहरी आंखों में भरोसा दिख रहा था। वह सच में कुछ नहीं होने देगा। सांझ की आंखों में आंसू भरे थे। वह विवान की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विवान ने जवाब में ना में गर्दन हिला दी। सांझ एक बार फिर उसके सीने से लग गई। विवान की टी शर्ट सांझ के आंसुओं से गीली हो रही थी, पर फिर भी उसने उसे खुद से दूर नहीं किया। विवान अपने एक हाथ से सांझ की पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में सांझ उसके सीने से लगे हुए ही सो गई। विवान सांझ को अपने सीने से लगाए बैठा था और उसके दिमाग में ना जाने क्या ही चल रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे। उसकी भौहें तनी हुई थी, मानो वह कोई गहरी सोच में डूबा हो। इंडिया में एक रूम जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था, उसी रूम में चेयर से एक लड़की को बांधा हुआ था। वह बार बार खुद के हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वह रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि उस लड़की के नाजुक कलाई पर गहरे रंग के निशान बन गए थे। तभी एक आदमी रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। उसके हाथ में खाने की थाली थी। खाने की थाली उस लड़की के आगे रखकर उस आदमी ने कहा, हाथ खोल रहा हूँ खाना खाने के लिए। अगर कोई चालाकी दिखाई और भागने की कोशिश भी की तो सीधा गोली मार दूंगा। सालों, गोली मारने की धमकी देते हो? एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर तुम्हें बताते हैं कि हम क्या चीज हैं, लड़की ने मन ही मन खुद से कहा। उस आदमी के जाने के बाद वह लड़की खाना खाने लगी। विला में आंसू अंदर आई तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसके माथे पर चोट लगी थी और वहां से खून निकल रहा था। हाथों पर स्क्रैच के निशान थे। विहान ऑफिस से आ गया था, वह चेंज करके आया। बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ बेटा, यह थोड़ी सी ही तो है, मुझसे ज्यादा तो झरना को लगी है। झरना का नाम सुनकर विहान की मुट्ठी कस गई। उसने एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां से दो गार्ड झरना को सहारा देते हुए उसे अंदर ला रहे थे। झरना के पैर, हाथ और चेहरे पर चोट के निशान थे, जहां से खून बह रहा था। उसके होंठ के कोने से भी खून निकल रहा था। विहान ने झरना को एक नजर देखकर उसे इग्नोर कर दिया। विहान ने खुद आंसू की चोट पर फर्स्ट एड किया। विला में अभी कोई नहीं था, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में शिव रूहान सिवा किसी को कुछ पता नहीं था। आंसू को उसके रूम में लाकर बेड पर लिटाते हुए विहान ने कहा, आप रेस्ट करिए, मैं अभी आता हूँ। विहान अपनी बात बोलकर चला गया। विहान आंसू के रूम से निकलकर झरना के रूम में गया तो देखा रूहान और झरना दोनों बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही दोनों की नजर विहान पर गई, दोनों खामोश हो गए। विहान एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे के साथ
अंदर आया और झरना की तरफ देखकर कहा, मुझे सिर्फ सच सुनना है। उसकी टोन इतनी हर्ष थी कि झूठ बोलने की हिम्मत झरना की हुई नहीं। झरना ने रूहान की तरफ देखा तो रूहान ने उसे पलके झपकाकर सब बताने का इशारा किया। झरना ने डरते हुए कहा, हम और आंटी मार्केट गए थे। जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक कार ने हमारी कार को ठोकर मारी और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हम कार से बाहर आ गए पर कुछ लोगों ने हम पर फिर से हमला किया और हमें चारों तरफ से घेर लिया। हमारे साथ जो गार्ड गए थे उन्होंने ही हमें बचाया। झरना विहान की आंखों में देखकर बोल रही थी। विहान झरना के पास आया और उसे घूरते हुए रूड टोन में कहा, उन्हें पता कैसे चला तुम लोग बाहर जा रहे हो? झरना विहान को पास आते देखकर खड़ी हो गई थी। विहान के सवाल पर झरना ने कहा, हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? तुम यहाँ आई तो इसी काम के लिए हो, हम सब पर नजर रखने के लिए। बोलते हुए विहान आगे बढ़ा तो झरना ने रूहान के पीछे छुपते हुए उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। विहान ने हाथ बढ़ाकर झरना को रूहान के पीछे से बाहर निकालना चाहा तो रूहान ने अपना एक हाथ विहान की चेस्ट पर रख उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, विहान डोंट प्रेशर हर। रूहान की बात सुनकर विहान ने गुस्से से कहा, तू इसकी साइड ले रहा है, तुझे पता है ना वह यहाँ क्यों आई है? फिर भी तू फिर झरना की तरफ देख कर कहा, सच में तुम जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। एक आदमी को कैसे अपने कंट्रोल में करना है तुम यह बहुत अच्छे से जानती हो ना। जब मुझे तुम कंट्रोल नहीं कर पाई तो तुमने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। टेल मी हाउ, कैसे कर लेती हो तुम यह? विहान की बातें जो अब रूहान से बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। रूहान ने विहान की टी शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, डोंट टू टॉक हर लाइक दैट। किसी की मजबूरी को उसका करेक्टर मत समझ और यह जो तेरी सोच है ना इसके बारे में उसे बदल। जितना घटिया तू सोच रहा है इसके बारे में उससे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की है। या एक लड़के और लड़की के बीच सिर्फ वही रिलेशन नहीं होता जैसा तू सोच रहा है। सी इज माई सिस्टर सिर्फ कहने के लिए नहीं, मानता भी हूँ। रूहान ने विहान को हल्का धक्का देकर दूर करते हुए कहा, अगर अगली बार तूने फिर से इसे उल्टा कुछ कहा तो तुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। मुझे यह लड़की मेरे घर में नहीं चाहिए। जिसने इसे भेजा है हम पर नजर रखने के लिए इससे बोलो वहीं जाकर रहे। ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। विहान अपनी बात बोलकर बिना रूहान की बात सुने चला गया। झरना विहान की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रोने लगी थी। रूहान ने झरना के आंसू पोंछते हुए उसे समझाते हुए कहा था ना तुझसे इसके प्यार में मत पड़ना, बहुत रुलाएगा या तुम्हें। तुम्हें पता है पहले विहान ऐसा नहीं था पर उसे हालात ने ऐसा बना दिया। हम सबने इतना कुछ खोया है कि किसी और को अब खो नहीं सकते। बड़ी मामी के बाद वह सबसे ज्यादा प्यार छोटी मामी से करता है, इसलिए वह उन्हें माँ कहता है। आज जब उसने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। झरना रोते हुए बोली, क्या आपको भी यही लगता है कि भाई उन्हें इन्फॉर्मेशन हमने दी थी? नहीं, अगर तुम्हें उनका साथ देना होता तो तुम मुझे सच कभी नहीं बताती। अब ज्यादा मत सोचो और थोड़ा रेस्ट करो, उससे मैं बात करता हूँ। अपनी बात बोलकर रूहान जाने लगा, फिर डोर के पास जाकर रुक गया और पीछे पलटकर कहा, थोड़ा सनकी है वह, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें पसंद करता है पर इस बात को खुद नहीं जानता। वह तुम 1 महीने से इस घर में हो तो उसकी मर्जी से, वरना वह तुम्हें उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन तुम घर में आई थी। झरना बेड पर बैठ गई। वह अब से लेकर पिछले महीने तक की सभी बातों के बारे में सोचने लगी। 1 महीने पहले झरना और झील रेलवे स्टेशन पर थे। यार ट्रेन कब आएगी? मुंबई के ट्रैफिक से भी ज्यादा देर कर रही है। झील ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। तभी अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन 3 घंटे लेट है। अनाउंसमेंट सुनकर झील ने फिर से कहा, लो हो गया बेड़ा गर्क। साला जब भी हम कहीं टाइम पर पहुंचने की सोचते हैं सारी कायनात हमें लेट करने की साजिश में लग जाती है। चिल करना यार, आ जाएगी। झरना ने कहा, चल जब तक तेरी ट्रेन आती है थोड़ा घूम कर आते हैं। झरना ने कहा और झील का हाथ पकड़ रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई। वह दोनों वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में गईं और खाने के लिए ऑर्डर करने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ पास कार आकर रुकी। उसमें से एक शख्स जिसने ग्रे कलर का सूट पहना था वह रेस्टोरेंट के अंदर गया। उसकी आंखों पर ब्लैक शेड लगा था।
उसके पीछे कुछ लोग और थे जिन्होंने ब्लैक सूट पहना था। उनमें से कुछ लोग उसके साथ अंदर आए और कुछ बाहर ही खड़े रहे। झरना ने झील को इशारे कर उनके हाथों की वॉच दिखाई, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसे देखकर झील ने कहा, साला यह तो लाखों की होगी। इसे चोरी करने के बाद तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, तो फिर देर किस बात की। चलते हैं। वह दोनों रेस्टोरेंट की पार्किंग में वेट कर रही थी उस ग्रे सूट वाले आदमी का। जैसे ही वह आदमी पार्किंग में आया, झरना उससे टकरा गई और झील ने उसका फायदा उठाकर उसकी घड़ी चुरा ली। वह दोनों सॉरी बोलकर जाने लगी, तभी कुछ लोगों ने दोनों के मुंह को काले रंग के कपड़े से ढकते हुए उन्हें उठा लिया। कुछ समय बाद जब दोनों के मुंह पर से कपड़े को हटाया तो दोनों के सामने बहुत सारे आदमी खड़े थे, हाथों में गन लिए, और वह ग्रे सूट पहने हुए शख्स सोफे पर बैठा था और दोनों को घूर रहा था। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों रुद्र रायचंद्र राव की वॉच और वैलेट चोरी करोगी और उसे पता भी नहीं चलेगा? बोलते हुए रुद्र हंसने लगा। चाहूं तो तुम दोनों को यहीं मार सकता हूं, पर नहीं, तुम्हारी यह चालाकी मुझे बहुत पसंद आई। तो अगर तुम दोनों चाहती हो मैं तुम्हें ना मारूं, तो मेरा एक काम करना होगा, रुद्र ने कहा और गार्ड की तरफ इशारा किए। दो गार्ड आगे आकर झील को ले आए। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो उसे, झरना ने चीखते हुए कहा। रिलैक्स ब्यूटीफुल गर्ल, रिलैक्स, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा तब तक जब तक तुम मेरी बात मानोगी। बोलते हुए रुद्र ने फिर से एक गार्ड को इशारा किया और उस गार्ड ने झरना के सामने विहान की फोटो रख दी। कितना हैंडसम है यह, झरना ने मन ही मन खुद से कहा। तुम्हें इसके घर में घुसना है, मुझे इसकी हर पल की खबर चाहिए। या कब सोता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, सब मुझे यह सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रुद्र ने कहा, अगर मैं इसकी जासूसी करते हुए पकड़ी गई तो यार बैड लक, या तुम्हें मार देगा, और अगर तुमने या नहीं किया तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। रुद्र ने गन के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा। प्रेजेंट टाइम। झरना ने गालों पर लुढ़क आए आंसू को साफ किया और बेड पर सिकुड़कर सो गई। इधर टेरेस पर रूहान और विहान बाउंड्री सेटिंग कर खड़े थे। रूहान ने झरना का सारा सच विहान को बता दिया। विहान को तो अपने इनफार्मर से सिर्फ इतना पता चला था, झरना उसकी जासूसी करने आई है, रुद्र के कहने पर आज उसे झरना के ऐसा करने के पीछे की वजह पता चली थी। विहान अब काफी हद तक शांत हो गया था। जब झरना उससे पहली बार मिली तो वह तभी समझ गया था झरना का उसकी लाइफ में आना कोई इत्तेफाक नहीं, एक साजिश है। और तभी विहान ने अपने आदमी अमन से झरना की सारी डिटेल निकलवाई। पर तुझे कब पता चला इसके बारे में? विहान ने पूछा। उसके यहाँ आने के एक हफ्ते बाद उसने मुझे खुद आकर सब बताया था। मैं तभी से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। रूहान ने कहा। तूने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? विहान ने रूड टोन में पूछा। क्या तूने मुझे बताया? तू उसे पहले से जानता है? रूहान की बात सुनकर विहान खामोश हो गया। रूहान ने बात को जारी रखते हुए आगे कहा, देख, वह लोग अभी भी झरना पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें यही लग रहा है झरना उनके साथ है। हमें भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है, हम कुछ नहीं जानते। रूहान की बात बीच में ही काटते हुए विहान ने कहा, अब मैं देख लूंगा, तेरा यह गुस्सा है ना, इसे थोड़ा कम कर। अंकल की तरह सोच। तुझे पता है ना वह कितने जीनियस थे? जब उनके दुश्मनों को लगता था उन्होंने उन्हें हरा दिया, तब वह अपना प्लान एग्जीक्यूट करते थे और पलक झपकते ही सब बदल जाता था। वह हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे, रूहान ने कहा और विहान की तरफ देखने लगा। विहान बिना कोई जवाब दिए चला गया। विहान टेरिस से आने के बाद अपने रूम में जा रहा था, तभी उसके कदम झरना के रूम के बाहर रुक गए। डोर हल्का खुला था। विहान ने देखा तो झरना एक छोटे बच्चे के जैसे सिकुड़ कर सो रही थी। उसके ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं था। विहान उसे ऐसे सोते देखकर अंदर गया। विहान ने अपनी एक भरपूर नजर झरना के इंजरी पर गई, जहां ड्रेसिंग हो रखी थी। शायद रूहान ने की है, विहान ने खुद से ही कहा। झरना सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। विहान ने झरना को ब्लैंकेट उठा दिया, उसके सर पर हाथ रख उसके सर को 2 से 3 बार सहलाया, फिर अपने रूम में चला गया। विहान एक बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। विहान के रूम में कियान और सुहानी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम थी जो उसके रूम में लगी थी। कियान उस फोटो में सिंगल काउच पर बैठा था, एक पैर पर दूसरा पैर रखकर उसका, और कुछ ऐसा था कि कोई भी उसकी रिस्पेक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता। कियान के जस्ट बगल सुहानी का उसके हैंड स्टैंड पर बैठी थी। विहान दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, आई मिस यू सो मच बोथ ऑफ यू, प्लीज कम बैक सून। इंडिया में जहां रात हो गई थी तो वहीं न्यूयॉर्क में सुबह हो गई थी। विवान सांझ को बाहों में लिए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। विवान की जब आंख खुली तो उसे ऐसा फील हुआ कोई चीज उसके ऊपर रखी है। हाँ हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हमारी सांझ भी कुछ कुछ सुहानी जैसी ही है।
जिसे हद से ज्यादा कियान के ऊपर सोना पसंद था। विवान ने आंखें खोली तो देखा कोई उसके ऊपर है। सांझ की गर्म सांसें विवान के नेक पर पड़ रही थी, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो रहा था। यह लड़की बेड छोड़कर मेरे ऊपर क्यों सो रही है? विवान ने झुंझलाते हुए खुद से कहा। विवान उठना चाहता था, पर सांझ के इस तरह उसके ऊपर चढ़कर सोने से वह हिल नहीं पा रहा था। विवान ने फील किया कि उसके दोनों हाथ भी सांझ को अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए हैं, तो उसके भौहें तन गई। मैं इसे पकड़कर कैसे सो सकता हूँ? क्या गौतम ने जो कहा वह सच है? क्या सच में मैं इसे नहीं, मैं इसे विवान मन ही मन खुद से बोल रहा था। वह जैसे ही लेटे हुए सांझ के उठने का वेट कर रहा था, सांझ ने उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। जब कुछ देर बाद सांझ की आंख खुली तो उसने अपनी नींद से भरी आंखों से विवान का चेहरा देखा। गुड मॉर्निंग बोलकर सांझ वापस उसके सीने पर सर रखकर सो गई। अभी कुछ सेकंड हुआ ही था कि दोबारा उसने अपनी आंखें खोली और तेजी से 2 बार पलकें झपकाई। थोड़ा ऊपर उठकर उसने विवान को देखा और घबराते हुए बोली, तुम यहाँ बेड पर क्या कर रहे हो? तुम तो वहां सोफे पर थे ना? यह सवाल तुम अपने आप से करो और मुझे फ्री करो, हटो। अब जैसे ही विवान ने यह कहा, सांझ ने खुद को देखा जो ना जाने कब से विवान के ऊपर सो रही थी। सांझ जल्दी जल्दी विवान के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश के ऊपर गिर गई। ऐसे अचानक गिरने से सांझ के होंठ विवान के होंठों पर स्टेबल हो गए और उसके दोनों हाथ विवान की चेस्ट पर आ गए। सांझ की आंखें तो फटी की फटी रह गई, तो वहीं विवान भी बुरी तरह शॉक हो गया था। ऐसा पहली बार था जब वह किसी लड़की के इतने करीब था और उसके होंठों ने किसी लड़की के होंठों को छुआ था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।